वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा है। बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी बायोलॉजी एंड बीएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। साथ ही कंपटीशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिकली ट्रू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स होते हैं। एक होता है फीमेल गैमेट एंड एक मेल गैमेट होता है। इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट होता है डेवलप होकर प्रोजेनी बनाएगा। ये जो प्रोजेनी बनी है, इस प्रोजेनी में इन दोनों ही गैमेट्स के थ्रू जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही, जो भी जीन्स आ रहे हैं, उनका प्रोजेनी में एक्सप्रेशन होता है। तो मीन्स ट्रू टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में क्या हुआ है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं एक प्रोजेनी के अंदर। तो बैक्टीरिया के केस में इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में ना तो सेक्स ऑर्गन बनते हैं, ना गैमेट्स बनते हैं, ना मियोसिस होता है, ना माइटोसिस होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है। इसको हम पैरासेक्सुअलिटी में पढ़ते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमिनन है, इवेंट है, जिसमें बिना गैमेट फॉर्मेशन के, बिना मियोसिस के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है। इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं क्योंकि इससे नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम कहें इज द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल from two different cells to create a new combination of genetic material। तो जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होगी दो डिफरेंट बैक्टीरियल सेल से, जिससे कि नए कैरेक्टर्स वाले, नए कॉम्बिनेशन वाले जेनेटिक मटेरियल बन जाएंगे। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में तीन तरह से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ये तीन प्रोसेस है। आज हम डिटेल में इन तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। ये जो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नए जीन्स बैक्टीरियल सेल में एक्सप्रेस्ड होते हैं एंड न्यू फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरियल सेल दिखाती है। बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियसली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए, जैसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया विद सुटेबल डायग्राम्स, एक्सप्लेन सेक्स स्ट्रक्चर विद सुटेबल डायग्राम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन आर देयर, नेम देम एंड डिस्क्राइब द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले आए हुए हैं। आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को संयुग्मन भी कहते हैं। इसमें दो बैक्टीरियल सेल की फिजिकल मैटिंग होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, दो लिविंग बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, उनके बीच में एक ट्यूब बनती है, ट्यूब के थ्रू मैटिंग होती है और एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है। सपोज ये बैक्टीरियल सेल ए है, ये बी है, तो इस बैक्टीरियल सेल ए का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल बी में जाएगा। कॉन्जुगेशन को सबसे पहले 1940 में लेटरबर्ग एंड टॉटम ने ई कोलाई में बताया था। कॉन्जुगेशन के लिए दो बैक्टीरियल सेल के बीच में फिजिकल मैटिंग होना, कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है और इस तरह के कॉन्टैक्ट से एक बैक्टीरियल सेल का जीन ट्रांसफर होता है दूसरी वाली बैक्टीरियल सेल में। जिस बैक्टीरियल सेल का डीएनए ट्रांसफर होता है उसको हम डोनर सेल भी कहते हैं या इसको F+ सेल भी कहते हैं, F+ या डोनर। तो ये वाली हो गई हमारी F+ सेल, इसको हम मेल सेल भी कहते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरियल सेल डीएनए को रिसीव करती है उसको हम F- सेल या रिसिपिएंट सेल भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो F दिया गया है नाम, ये एक स्पेशल टाइप के फैक्टर के कारण है जिसको हम कहते हैं F फैक्टर। ये F फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर या उर्वरक कारक होता है जो कि प्लाज्मिड पर पाया जाता है। जिस प्लाज्मिड पर यह फैक्टर होगा उसको हम F प्लाज्मिड बोलेंगे। प्लाज्मिड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ये है एक बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में एक अपना डीएनए होता है जिसे बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं। ये मेन इसका डीएनए है, क्रोमोसोम है इसका। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड।
ठीक है। अगर इस प्लाज्मिड के ऊपर एफ फैक्टर प्रेजेंट है, फर्टिलिटी वाला फैक्टर प्रेजेंट है, तो अब इसको हम कहेंगे एफ प्लाज्मिड। ये फर्टिलिटी फैक्टर क्या करता है, ये कैपेबल होता है, जिस भी प्लाज्म सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा उसके कारण क्या होता है, ये सेल एक कॉन्जुगेशन ट्यूब या सेक्स पाइलस बनाने में कैपेबल होती है। ठीक है, तो ये एफ फैक्टर जो है सेक्स पाइलस या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए जरूरी होता है। तो जिस बैक्टीरियल सेल में ये एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे एफ प्लस या डोनर सेल। ठीक है, तो मतलब एफ प्लस में क्या है, एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड उपस्थित है, एफ प्लाज्मिड पाया जाता है। और ऐसे बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसको हम कहते हैं एफ माइनस सेल या फीमेल सेल या रिसिपिएंट सेल। ये जो एफ प्लाज्मिड है ये जरूरी होता है कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेशन ट्यूब के निर्माण के लिए। एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में दो डिफरेंट स्टेट में मिल सकता है। एक है जब एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में मिलता है, ऑटोनोमस मिलता है, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एफ प्लस सेल है, इसमें ये इसका खुद का डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये एक एफ प्लाज्मिड है। ठीक है, दोनों ही सेपरेट है, साइटोप्लाज्म में एफ प्लाज्मिड फ्री स्टेट में है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं एफ प्लस या एफ प्लस सेल्स या एफ प्लस डोनर सेल्स। या फिर ये भी हो सकता है कि जो एफ प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के मेन डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड या इनकॉर्पोरेटेड स्टेट में मिले, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेड वाला जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये एफ वाला जो है एफ प्लाज्मिड है, दोनों आपस में इनकॉर्पोरेटेड स्टेट में है। इस टाइप की कंडीशन में अब हम सेल को कहेंगे एचएफआर सेल या फिर इसको बोलते हैं हम सुपर मेल। ठीक है, तो अब एफ प्लस सेल किस में कन्वर्ट हो गई, ये एफ प्लस सेल सुपर मेल में कन्वर्ट हो गई। ये है एफ माइनस सेल या रिसिपिएंट सेल। इसके अंदर क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में सिर्फ इसका खुद का ही डीएनए होगा, इसमें एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, तो ये है रिसिपिएंट सेल। इसके अलावा क्या होता है, ये जो एफ प्लाज्मिड है ये जो एचएफआर बना लेता है, मीन्स मेन डीएनए के साथ में इंसर्टेड हो जाता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो एफ प्लाज्मिड है फिर से डिटैच हो जाता है, यहाँ से फिर से अलग हो जाता है और फ्री स्टेट में आ जाता है। लेकिन जब ये अलग होता है तो अलग होते समय ये कुछ अमाउंट में मेन डीएनए के पार्ट को भी अपने साथ में ले जाता है। ठीक है, मेन डीएनए यहाँ से टूट गया और यहाँ पर जाकर इंसर्टेड हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये एफ प्लाज्मिड। अब इस टाइप की जो सेल बनती है उसको हम एफ डैश सेल कहते हैं या इसको हम एफ प्राइम सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी एफ प्लाज्मिड की सेल में, बैक्टीरियल सेल में पोजीशन या किस स्टेट में मिलता है। अब फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेशन एफ प्लस डोनर सेल एंड एफ माइनस रिसिपिएंट सेल में किस तरह से कॉन्जुगेशन होता है। एफ प्लस डोनर सेल मीन्स जिसके पास में एफ प्लाज्मिड है और एफ माइनस रिसिपिएंट सेल जिसके पास में एफ प्लाज्मिड नहीं है। जब ये दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी और कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ये दोनों सेल्स आपस में एडजॉइंट हो जाएंगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये बन गई है कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये इसका एफ प्लाज्मिड है। जब ये दोनों सेल आपस में जॉइंट हो जाती हैं तो क्या होता है, इसके प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन के द्वारा ये रेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एंटर करेगा दूसरी एफ माइनस सेल में। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेट होकर एंटर करेगा एंड जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर कर जाएगा ये जो कॉन्जुगेशनल ट्यूब है डिसअपियर हो जाएगी और इन साइटोप्लाज्म में अगेन ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एफ प्लस सेल ही रही कॉन्जुगेशन के बाद में, लेकिन कॉन्जुगेशन के बाद में जो ये एफ माइनस सेल थी ये अब एफ प्लस सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से ये जो एफ प्लस सेल है अब इस एफ प्लाज्मिड के थ्रू जो भी जीन्स आए हैं, जो भी डीएनए आया है उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा। कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि रिलैक्सोसोम प्रोटीन्स। ये रिलैक्सोसोम प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
के कोगुलेशन को रोकते हैं, और ट्रांसफेरोसोम्स प्रोटीन्स होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। तो कॉन्जुगेशन जब होता है F+ डोनर एंड F- रिसिपिएंट के बीच में, तो इसके रिजल्टेंट क्या होता है, कॉन्जुगेशन के बाद में F- सेल F+ सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस HFR मेल एंड F- फीमेल के बीच में। HFR मेल कैसे बनते हैं, सुपर मेल्स, जब ये जो F फैक्टर होता है ये मेन बैक्टीरियल जीनोम के साथ में इंसर्टेड हो जाता है, जिससे F+ मेल जो है HFR मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हम हाई फर्टिलिटी मेल्स या सुपर मेल्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो F फैक्टर जॉइंट हुआ है ये डिटैच भी हो सकता है, तो HFR सेल जो है अगेन F+ मेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्या होगा जब HFR सेल, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये HFR सेल है, ये HFR सेल एक बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगी, ये F- सेल के कांटेक्ट में आएगी, तो सेम F फैक्टर के कारण एक कॉन्जुगेशनल ट्यूब बनेगा, सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि इस सेल का जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये जहां पर ये F फैक्टर जुड़ा है, ये जो ब्लू कलर का है, ये जहां F फैक्टर जुड़ा है वहां पर एक कट लगाता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक निक क्रिएट करता है और इसी के साथ में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या रहता है, जिस साइड से कॉन्जुगेशनल ट्यूब होती है उस साइड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेटेड जो डीएनए है, ये रेप्लिकेटेड डीएनए कॉन्जुगेशनल ट्यूब की तरफ आगे बढ़ रहा है और F- सेल में एंटर करेगा। लेकिन ये जो F फैक्टर का प्लाज्मिड का इंसर्टेड पार्ट है, ये क्या होगा, ये इसके रियर एंड पर है, क्योंकि रेप्लिकेशन हमारा उस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है जिस तरफ कॉन्जुगेशनल ट्यूब है। तो ये जो F फैक्टर ये तो रियर एंड पर प्रेजेंट है। जैसे ही डीएनए जाता है तो कुछ अमाउंट में डीएनए एंटर करता है, लेकिन इसके बाद कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सेक्स पाइलस जो है ये डिसअपियर हो जाती है होल डीएनए को जाने में, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट होकर जा रहा है, ये बड़ा डीएनए होता है, इसके जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। इतने समय तक कॉन्जुगेशन स्टेट में 2 बैक्टीरियल सेल नहीं रहती, तो कॉन्जुगेशनल ट्यूब जो है ये डिसअपियर हो जाती है और दोनों बैक्टीरियल सेल का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, जितना बैक्टीरियल डीएनए है वही रिसिपिएंट सेल में या F- सेल में जाता है। ये डीएनए जो F- सेल में एंटर किया है, क्या करता है, इसके F- के या रिसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ में होमोलोगस स्टेट में आकर एडजॉइंट हो जाता है, अपने होमोलोगस सेगमेंट को पहचान लेता है और वहां पर आकर ये होमोलोगस सेगमेंट को रिप्लेस करके खुद जॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से F- सेल अब इस डोनर सेल के जीन्स को यहाँ पर एक्सप्रेस करेगी, ये इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। लेकिन इस स्टेट में बच्चों आप ध्यान रखना है, F- सेल जो है F- सेल ही रहती है, इसके अंदर F फैक्टर वाला प्लाज्मिड नहीं आया है, क्योंकि F प्लाज्मिड रियर एंड पर था। जब तक ये प्लाज्मिड पहुंचता तब तक कॉन्जुगेशन ही खत्म हो जाता है, दोनों बैक्टीरियल सेल डिसअपियर हो जाती है। तो अल्टीमेटली कॉन्जुगेशन के बाद F- सेल जो है F- ही रहती है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर डोनर सेल का डीएनए आ गया है, ये जीन यहाँ पर आकर अब एक्सप्रेस्ड होगा। नेक्स्ट टाइप का है कॉन्जुगेशन F' एंड F- रिसिपिएंट सेल के बीच में कॉन्जुगेशन। F' या F' सेल क्या होती हैं, जब F प्लाज्मिड HFR सेल से डिटैच्ड हो जाता है, जैसे कि इनिशियली ये यहाँ पर जुड़ा हुआ था, हमने इससे पहले की डायग्राम में देखा, ये HFR था तो ब्लू कलर का इससे अटैच था। लेकिन अगर ये डिटैच हो जाए, डिटैच होने के बाद ये कुछ अमाउंट में बैक्टीरियल डीएनए को भी अपने साथ में ले जाता है, तो बैक्टीरियल डीएनए जो है इसके साथ में इनकॉर्पोरेटेड स्टेट में मिलता है। अब हम इसको कहेंगे F' या F' सेल। ठीक है,
तो ये जो सेल है ये भी कॉन्जुगेशन कर सकती है क्योंकि इसके पास भी एफ फैक्टर, फर्टिलिटी वाला फैक्टर अवेलेबल है। तो ये एफ प्राइम सेल एंड एफ रिसिपिएंट सेल में, ये रिसिपिएंट सेल है, इसके बीच में जब कॉन्जुगेशन होता है तो इसको हम सेक्सट्रक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज सेक्सट्रक्शन? सेक्सट्रक्शन इज द कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ डैश एंड एफ रिसिपिएंट सेल। ये सेक्सट्रक्शन में भी हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है। सेक्सट्रक्शन के प्रोसेस में क्या होगा? सेम कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। ये जो इसका एफ प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होकर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिसिपिएंट सेल में जाएगा। यहाँ पर जाकर ये अगेन डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो एफ प्राइम सेल में भी एफ फैक्टर और ये जो एफ माइनस सेल थी, रिसिपिएंट सेल थी, इसमें भी ये एफ फैक्टर वाला डीएनए आ गया। अब होता क्या है, यहाँ पर जाकर ये जो इसका डीएनए है, जो बैक्टीरियल डीएनए का सेगमेंट भी आया है, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए अपने होमोलोगस सेगमेंट को पहचान लेता है और पहचान कर यहाँ पर इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ में डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अपने होमोलोगस सेगमेंट को, अपने होमोलोगस पार्ट को पहचान लेगा और पहचान कर ये यहाँ पर इसके साथ में एडजॉइन हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए ये जो बैक्टीरियल सेल थी, जो रिसिपिएंट सेल थी, ये रिसिपिएंट सेल कुछ समय के लिए पार्शली डिप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये डिप्लॉइड हो गई ना, पार्शली डिप्लॉइड हो जाती है। इस स्टेट को हम बोलते हैं मीरोजाइगोट्स। देन अगेन फिर ये अलग हो जाती है, तो फिर से वापस हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। कॉन्जुगेशन प्रोसेस बहुत कॉमन है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो कि प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज को बनाता है, और आर प्लाज्मिड का भी ट्रांसफर होता है शाइजेला स्पीशीज के थ्रू। नेक्स्ट हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जिसमें कि बैक्टीरियल सेल जो है अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपटेक करती है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो अपटेकन डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ये बाद में बैक्टीरियल जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं, बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जुड़ जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम डिफाइन करें, ट्रांसफर ऑफ फ्री डीएनए रिलीज फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरिया थ्रू सराउंडिंग मीडियम। डोनर बैक्टीरिया किसी भी वजह से अगर लिसिस में जाती है, अपना जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स एनवायरनमेंट में फ्री हो जाते हैं, तो बैक्टीरियल सेल जो रिसिपिएंट सेल है, जो कंपिटेंट सेल है, वो इस डीएनए फ्रेगमेंट को अपने अंदर ले लेती है। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आपको याद रखना है कि इसमें लिविंग डोनर का होना जरूरी नहीं होता है और ना ही बैक्टीरियल सेल की कोई फिजिकल मैटिंग होती है। इस टाइप के प्रोसेस में डीएनए का ट्रांसफर 1 से 10 केबी तक के डीएनए का ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको सबसे पहले ग्रिफिथ ने देखा था। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, जिसको डिप्लोकोकस न्यूमोनाई या न्यूमोकोकस न्यूमोनाई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये न्यूमोनिया डिजीज को कॉज करता है। उन्होंने इस पैथोजन की, इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन देखी। एक आर टाइप स्ट्रेन जिसको R2 भी कहते हैं, ये रफ होती है, नॉन कैप्सुलेटेड होती है, मीन्स इस स्ट्रेन में सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, इसका मतलब ये है कि ये निमोनिया को कॉज नहीं करेगी। दूसरी स्ट्रेन है एस टाइप स्ट्रेन, इसको स्मूथ भी कहते हैं, कैप्सुलेटेड होती है, मीन्स सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल बनता है। ये वायरुलेंट स्ट्रेन होती है, इट मीन्स ये डिजीज को कॉज करेगी। इसकी इन्होंने एस थर्ड स्ट्रेन ली थी। अब हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने ही दिया था। उन्होंने क्या किया कि लिविंग एस स्ट्रेन ली, ये वायरुलेंट है, ठीक है, मतलब डिजीज कॉज कर सकती है। इसका इंजेक्शन लिया, इंजेक्ट किया बट माइस के अंदर, तो माइस में डिजीज हुई और माइस जो है मर गए, माइस डाइज हो गए। ठीक है, इसी तरह लिविंग आर स्ट्रेन ली जो नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, नॉन कैप्सुलेटेड है। इनका कल्चर लिया एंड इंजेक्शन इसका इनको इंजेक्ट किया माइस के अंदर इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या देखा कि माइस जो है जिंदा रहते हैं। ठीक है, माइस सर्वाइव करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन थी इनको हीट चिल्ड किया।
इन हीट किल्ड डेड एस स्ट्रेन को फिर इंजेक्शन के थ्रू माइस में इंजेक्ट किया। तो क्या देखते हैं कि माइस में डिजीज नहीं होती है एंड माइस जो है वो जिंदा रहते हैं। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये जो हीट किल्ड डेड स्ट्रेन थी इसको आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स कर दिया एंड देन फिर इंजेक्शन के थ्रू माइस में इंजेक्ट किया। तो क्या देखते हैं कि माइस में डिजीज होती है एंड माइस जो है वो डाई हो जाते हैं, माइस मर जाते हैं। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था इससे क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो R2 स्ट्रेन्स होती, जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी, वो S3 स्ट्रेन में मॉडिफाइड हो जाती है, S3 स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जाती हैं जब हम इन R2 लाइव स्ट्रेन के साथ में हीट किल्ड S स्ट्रेन को मिक्स कर देते हैं। इस प्रोसेस को चूंकि R2 स्ट्रेन चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, तो इसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला और इसका रीजन बताया कि ये जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन थी S3 स्ट्रेन जिसको हमने हीट किल्ड किया था, इनके कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड मटेरियल जो होता है, ये पॉलीसेकेराइड मटेरियल हो सकता है R2 स्ट्रेन के साथ को मिक्स होता है एंड देन ये R2 को S3 में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल उन्होंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो मटेरियल है वो कोई कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। लेकिन बाद में 1944 में एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी ने ये शो किया कि ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस होता है वो कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो डीएनए होता है। इन्होंने क्या किया कि एस किल्ड स्ट्रेन्स लिया एंड इस स्ट्रेन्स के कल्चर में से सारा लिपिड है, शुगर है, इस सबको रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट में सिर्फ डीएनए है, प्रोटीन्स हैं एंड आरएनए है, ठीक है। ये तीन चीजें प्रेजेंट है। लिपिड्स एंड शुगर इन्होंने इसमें से निकाल दिए। देन इस ट्यूब का कुछ मटेरियल, कुछ कल्चर एक ट्यूब में लिया, इसमें उन्होंने ऐड कर दिया प्रोटीनेज एंजाइम। ये जो प्रोटीनेज एंजाइम होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, सारा प्रोटीन खत्म कर देगा। देन फिर इसके साथ में इन्होंने R2 सेल मिलाई, माइस में इंजेक्ट किया, माइस डेड हो जाते हैं एंड इनको माइस में R2 सेल्स के साथ में S3 सेल्स भी मिलती हैं। इट मीन्स इन्होंने क्या देखा कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को में से हम सारा लिपिड्स एंड शुगर निकाल देते हैं, इस फिल्टर में कुछ अमाउंट का फिल्टर लिया, उससे प्रोटीनेज एंजाइम मिलाया, प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन को किल करता है, लेकिन क्या बचा रहा इसके अंदर डीएनए है एंड आरएनए है, ठीक है। और फिर इसको R2 के साथ में मिलाकर जब माइस में डाला, माइस की डेथ हो जाती है और हमारे को R2 एंड S3 दोनों टाइप की बैक्टीरियल सेल मिलती हैं, ठीक है। इसी टाइप के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब में से कुछ थोड़ा सा लिक्विड लिया, उसमें इन्होंने आरएनएज मिला लिया। ये आरएनएज जो है आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, आरएनए की वजह से टूट जाता है, तो यहाँ पर अब कोई आरएनए नहीं बचा। फिर इन्होंने इसको R2 के साथ में मिलाया और क्या देखा कि फिर से S3 सेल्स भी मिलती हैं, ठीक है। थर्ड टाइप में इन्होंने डीएनएज मिला दिया। ये जो डीएनए है ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है, डीएनए को खत्म कर देता है, डीएनए टूट जाता है एंड देन फिर इसके साथ में R2 लिविंग सेल्स मिलाई, तो क्या देखते हैं कि माइस की डेथ नहीं होती है, कोई S3 स्ट्रेन्स अब नहीं मिलती। तो इस तरह से उन्होंने कंक्लूजन करके दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो डीएनए होता है, ना कि वो कोई प्रोटीन है या आरएनए है। और फाइनली इन्होंने बताया सबसे पहले कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अगर हम स्टेप्स देखें कि किस तरह से बैक्टीरियल सेल में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो किसी भी रीजन से मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है वो रप्चर हो गई या लिसिस में गई तो इसका डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये लिसिस के बाद इसका एनवायरमेंट में फ्रेगमेंटेड डीएनए है, ठीक है। तो ये डोनर सेल का
कोई फ्रेगमेंटेड डीएनए है। अब कोई बैक्टीरियल सेल अगर इस सराउंडिंग में आती है, इस फ्रेगमेंट डीएनए के कांटेक्ट में आती है, तो ये बैक्टीरियल सेल क्या करती है, अपने एनवायरनमेंट से इन फ्रेगमेंटेड डीएनए को अपने अंदर लेती है। लेकिन सभी बैक्टीरियल सेल ऐसा नहीं कर पाती। इसके लिए बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट होना जरूरी होता है। कॉम्पिटेंसी एक एबिलिटी है सेल की जिसके द्वारा ये नेकेड डीएनए को अपने अंदर ले सकती है, नेकेड डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो जब सेल कॉम्पिटेंट होती है तो क्या होता है, ये डीएनए फ्रेगमेंट, इसके सेल वॉल पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। इन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के कारण ये डीएनए का फ्रेगमेंट इसके साथ में बाइंड हो जाता है, ठीक है, और ये फ्रेगमेंटेड डीएनए फिर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, बैक्टीरियल सेल में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से ये जो बैक्टीरिया का डीएनए, जो रिसिपिएंट का डीएनए है, इसमें ये अपने होमोलोगस सेगमेंट को पहचानेगा, यहाँ से कट लगेगा, ठीक है। कट लगने के बाद में ये जो होमोलोगस सेगमेंट है ये इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। और अदर डीएनए सेगमेंट्स जो कि रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ में जॉइंट नहीं होते, वो फिर डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे डिग्रेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एंड लाइगेज एंजाइम इन गैप्स को फिल कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिसिपिएंट सेल है अब रिकॉम्बिनेंट हो गई, ये रिकॉम्बिनेंट हो गई। इसमें नया कैरेक्टर इस बी सेल का, इस बी जीन से जो कैरेक्टर आ रहा है वो एक्सप्रेस्ड होगा। जस्ट सपोज ये जो बी जीन है ये किसी एंटीबायोटिक के लिए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो अब ये क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल जिसमें पहले स्मॉल बी था, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल बी, मान लो कैपिटल बी जो है एक किसी एंटीबायोटिक के लिए जरूरी है, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले इस सेल में कैपिटल बी नहीं था, तो यहाँ पर नो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, ये जो बी सेगमेंट था इसके बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जॉइंट हो गया, तो अब ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से नए कैरेक्टर्स को एक्सप्रेशन दे रही है। तो ये सेल अब क्या हो गई, ये रिकॉम्बिनेंट सेल में ट्रांसफर हो गई। क्लियर है। सो रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैक्टीरियल सेल का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता, ये अपने सराउंडिंग से डीएनए को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेती है। वर्तमान समय में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का हम वाइडली यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफॉर्म करने में हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बनाते हैं। बैक्टीरियल सेल की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है और उसके बाद हीट शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल की कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और ये बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के इस प्रोसेस को कई बैक्टीरियल स्पीशीज में देखा गया, जैसे कि बैसिलस है, हीमोफिलिस है और नाइजेरिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल बनती है, जो डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड होता है, वो एक परमानेंट तरीका होता है, जबकि कॉन्जुगेशन जो है एक टेम्परेरी तरीका है। नेक्स्ट हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया जीन को कन्वर्ट करने का, रिकॉम्बिनेंट करने का एक ऐसा तरीका है जो कि वायरस के थ्रू होता है। तो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया सेल को किल करता है, बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। सो वायरस भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, ये एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। जो कि इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ये वायरस या फेज के थ्रू हो रहा है, तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ये जो फेज पार्टिकल है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा, इसको ट्रांसड्यूसर या वेक्टर फेज के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन फेज वायरस का यूज भी हम
अपने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करने में एज ए वेक्टर यूज करते हैं। इसको सबसे पहले लेडरबर्ग एंड जिंटर ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरियम में देखा था। ये जो है टाइफाइड माउस में टाइफाइड डिजीज को कॉज करता है। ट्रांसडक्शन जो है कई बैक्टीरिया की स्पीशीज में देखा गया है, जैसे कि इकोलाई है, साल्मोनेला है, स्यूडोमोनास है, स्टेफाइलोकोकस है एंड ज़ेंथोबैक्टीरियम है। बैक्टीरियोफेज अपने साथ में जब बैक्टीरियल डीएनए को कैरी करता है तब हम उस टाइप के डीएनए को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूस्ड डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ में जब बैक्टीरियल डीएनए भी पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूस्ड डीएनए। तो ये था ट्रांसडक्शन। सिंपल ट्रांसडक्शन क्या है, जब जीन का ट्रांसफर एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में वायरस के थ्रू होगा। अब ट्रांसडक्शन भी दो टाइप से मिलता है, एक है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है लिटिक साइकिल के दौरान होता है। इसमें रेप्लिकेशन जो है इमीडिएटली होता है, इसमें कोई वायरल डीएनए नहीं होता। जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान होता है। इसमें रेप्लिकेशन जो है वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन बाद में होता है और इसमें वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए दोनों ही ट्रांसफर होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है लिटिक फेज वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज जैसे वायरस के कांटेक्ट में आता है, ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये इसका जो प्रोटीन का खोल होता है, ये जो इसका हेड पोर्शन है, इसका हेड किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, हेड के अंदर डीएनए होता है, तो हेड प्रोटीन का तो बाहर रह जाता है, ये अपने डीएनए को इस होस्ट में, अपने होस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट करेगा। ठीक है, सो इन्फेक्शन हुआ फेज का, इन्होंने अपने डीएनए को होस्ट के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर जाकर अब ये फेज डीएनए क्या होगा, ये फेज डीएनए होस्ट के डीएनए को डिग्रेड करता है, होस्ट के डीएनए को ऐसे ब्रेक करता है और साथ ही ये फेज जो डीएनए है, ये फेज डीएनए होस्ट की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी को, होस्ट के प्रोटीन्स को, होस्ट के राइबोसोम को अपने लिए यूज करता है और होस्ट सेल के अंदर ही, होस्ट के साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे ऐसे फेज पार्टिकल बना लेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ये क्या बन गए, फेज पार्टिकल, ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए। जब कई सारे अमाउंट में ये फेज पार्टिकल्स बन जाते हैं, होस्ट सेल डेड हो जाती है और ये फेज रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये था जनरल लिटिक साइकिल। बट होता क्या है, पॉसिबिलिटी होती है कि जब ये फेज पार्टिकल्स बन रहा है, ठीक है, जब प्रोटीन का मान लो ये फेज का डीएनए है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया का डिग्रेडेड पार्ट, तो जब ये फेज पार्टिकल बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाएगा, अपने लिए कैप्सूल बनाएगा, तो क्वाइट पॉसिबल ये है कि कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया का डीएनए एनक्लोज हो जाए। ठीक है, बैक्टीरिया का डीएनए एनक्लोज हो जाए। तो अब ये एनक्लोज हो गया, अब ये जब सेल का लिसिस होगा, तो लिसिस होने के बाद में अनदर फेज पार्टिकल के साथ में ये वाला एनक्लोज्ड बैक्टीरियल डीएनए वाला फेज पार्टिकल भी रिलीज हो जाएगा। इसको अब हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है, जब फेज पार्टिकल में बैक्टीरियल डीएनए होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूस्ड डीएनए। ठीक है, ट्रांसड्यूस्ड डीएनए, और ये हो गया ट्रांसड्यूस्ड फेज पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो फेज पार्टिकल है ट्रांसड्यूस जो हो गया है, अब ये जब नए बैक्टीरियल सेल को या नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो अब क्या चल गया इसके अंदर, इसके अंदर इस वाली बैक्टीरिया का, ये इस ए सेल का डीएनए चला गया। ठीक है, होस्ट का डीएनए, फाज का तो डीएनए गया नहीं, ठीक है, इसका डीएनए चला गया। ये जो डीएनए चला गया है ए सेल का, ये इस वाली सेल के डीएनए के साथ में एडजॉइंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सेल क्या हो गई, ये सेल अब रिकॉम्बिनेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह के रिकॉम्बिनेशन में जो ये नया डीएनए पहुंचा है,
होस्ट सेल ए का जो डीएनए पहुंचा है ये किसके थ्रू पहुंचा है, ये वायरस के थ्रू पहुंचा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन एंड इट इज ए टाइप ऑफ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, क्योंकि ये लिटिक फेज पार्टिकल के द्वारा हुआ है। लिटिक फेज पार्टिकल क्या करते हैं, सेल का लिसिस करते हैं, और लिसिस करने में पहले फिर से समझ लीजिए, ये जो फेज है इन्फेक्शन करता है, डीएनए अंदर आया, अब ये डीएनए जब अंदर आता है तो ये बैक्टीरियल सेल के डीएनए का डिग्रेड करता है एंड बैक्टीरियल सेल के प्रोटीन्स है, उसके राइबोसोम्स हैं, उसको अपने लिए यूज करेगा और बहुत सारे फेज पार्टिकल बना लेगा। जिस समय फेज पार्टिकल बन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जब एंक्लोजिंग हो रही है, प्रोटीन का खोल बन रहा है, कैप्सिड बन रहा है, तो ये जो डिग्रेडेड डीएनए है बैक्टीरिया का ये एंक्लोज्ड हो जाए। तो अब ऐसा बैक्टीरिया, ये ट्रांसड्यूस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, सॉरी ट्रांसड्यूस फेज पार्टिकल हो गया, और ये अब ट्रांसड्यूस जो डीएनए है इसको लेकर फेज जो है नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करेगा। यहाँ पर जाकर ये डीएनए इसके नई बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। इस नई बैक्टीरियल सेल में इस होस्ट ए का डीएनए इस नई सेल के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है, अब ये नई सेल रिकॉम्बिनेंट बन गई। ये जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है दो टाइप का होता है, कंप्लीट ट्रांसडक्शन एंड एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। कंप्लीट ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो ट्रांसड्यूस्ड डीएनए है वो रिसिपिएंट डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाता है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में हमने देखा इंटीग्रेटेड हो जाता है, अब ये इस डीएनए के साथ में ही रेप्लिकेट होगा। लेकिन एबॉर्टिव टाइप में क्या होता है, ये इंटीग्रेट नहीं होता और बैक्टीरियल सेल में फ्रीली पड़ा रहता है, अब इसके अंदर कोई रेप्लिकेशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन लाइसोजेनिक फेज के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो फेज का डीएनए है वो इन्फेक्शन के बाद में होस्ट क्रोमोसोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब इस टाइप के डीएनए को जिसमें फेज का डीएनए भी जुड़ गया उसे आप प्रोफेज कहते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए, ठीक है, फेज पार्टिकल आया, फेज पार्टिकल ने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में डाला। अब ये क्या करेगा कि इस बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड नहीं करेगा, ये फेज पार्टिकल का जो डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप ब्लू में देख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब हम इसको प्रोफाज कहेंगे, ठीक है। क्या होता है कि इस टाइप में लाइसोजेनिक में बैक्टीरियल सेल में कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रेसर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं। इन रिप्रेसर प्रोटीन्स के कारण क्या होता है, जो फेज का डीएनए है ये फेज का डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, ये अपने पार्टिकल्स नहीं बनाता, तो रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेस्ड करता है, इट रिप्रेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये फेज पार्टिकल्स को फॉर्म करने में रिप्रेस करता है। तो प्रोफेज फेज में ही बैक्टीरिया के साथ में ही, बैक्टीरिया डीएनए के साथ में ही इस वायरस का डीएनए इंटीग्रेटेड रहेगा और इसी फॉर्म में ये रेप्लिकेट होता रहेगा और कई जनरेशन तक बना रह सकता है। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है, आफ्टर सम टाइम रिप्रेसर प्रोटीन सेल में बनना बंद हो जाते हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये जो फेज डीएनए है ये अब बैक्टीरियल डीएनए से डिटैच हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये डिटैच हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये डिटैच हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया का डीएनए भी इस फेज डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू कलर का फेज का डीएनए है एंड रेड कलर का बैक्टीरिया का डीएनए भी जुड़ गया, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो क्या है, अपॉन इंडक्शन लिखा है ना, इंडक्शन किससे मिलेगा, मीन्स जब रिप्रेसर प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा, कुछ डिविजन्स के बाद रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनते, बनना बंद हो जाता है, मीन्स इंडक्शन मिलता है, तो ये प्रोफेज जो है डिटैच हो जाता है और डिटैच होकर फिर ये अपने साथ में कुछ अमाउंट में ये होस्ट का डीएनए भी रखता है। अब ये फेज डीएनए क्या करेगा, अब ये सेल के अंदर में सेल की, बैक्टीरिया की या होस्ट की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी को यूज करेगा और अपने लिए बहुत सारे फेज पार्टिकल्स बना लेगा, रेप्लिकेट होगा, तो एक सेल के अंदर ही कई सारे फेज पार्टिकल्स बन जाएंगे। ये फिर सेल का लिसिस करेंगे और ये फिर
लिसिस के बाद में फेज पार्टिकल्स रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद जब ये नया इन्फेक्शन करते हैं तो नया इन्फेक्शन करने के बाद ये फिर से नए बैक्टीरियल सेल के डीएनए में अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल चलाएंगे। तो जब ये इस नए होस्ट डीएनए में अटैच हो रहे हैं तो ये अपने डीएनए के साथ में इस वाली बैक्टीरियल सेल के डीएनए सेगमेंट को भी अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेड दिखा रखा है, तो यहाँ पर जाकर ये अटैच हो जाते हैं और इस तरह से ये जो होस्ट सेल है अब ये रिकॉम्बिनेंट सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो लाइसोजेनिक फेज के द्वारा हो रहा है और ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है अब ये ट्रांसफर जीन को एक्सप्रेस करेगी, इसके अंदर ट्रांसफर जीन का एक्सप्रेशन होगा। लाइसोजेनिक फेज जैसे कि लैम्डा फेज का आजकल वाइडली यूज किया जाता है एज ए वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, a bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? हमें बताया गया है कि एक बैक्टीरियल सेल जो है वो 35 मिनट में डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब 35 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बनती हैं। ठीक है, अब एक कल्चर में इसके पर ml में 10⁵ बैक्टीरियल सेल है, तो 175 मिनट के बाद कल्चर में पर ml कितनी बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपने देखना है पहले कि 35 मिनट एक बैक्टीरियल सेल को 2 में डिवाइड होने में लग रहा है और 175 मिनट तक एक बैक्टीरियल सेल कितनी बार डिवाइड हो जाएगी, ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 175 को हम डिवाइड कर देंगे 35 से तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। एक बैक्टीरियल सेल एक बार में डिवाइड हुई 2 बार में तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब कितना नंबर हो जाएगा इस बैक्टीरियल सेल का, इसका नंबर हो जाएगा 32। ठीक है, सो आफ्टर 175 मिनट बैक्टीरियल सेल का कितना कंसंट्रेशन होगा पर ml, 32 इंटू 10⁵ पर ml। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। वायरस के थ्रू जब जीन्स का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन। क्या ट्रांसडक्शन में कॉन्जुगेशन के द्वारा जीन का ट्रांसफर होता है? बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल या बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड डीएनए फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इस टाइप में इस क्वेश्चन में हमसे बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन पूछा गया है, तो ट्रांसडक्शन में वायरस के थ्रू ट्रांसफर होता है जीन का, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज रेफर्ड टू एज। जब एक सेल से दूसरी सेल में नेकेड डीएनए का ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन, लाइसोजेनी, transformation or conjugation. So transferring of naked DNA segments from one cell to another one is transformation. So option C is right here. So student, आज की क्लास में हमने डिटेल में बैक्टीरिया में किस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इसको पढ़ा है। इन सभी टॉपिक्स के जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करा दूंगी। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।